साथियों अभी 25, 26, 27, 28 और 29 यानी 25 से 29 तक आपका आरआरबी एएलपी का पेपर है। आज इस वीडियो में रेलवे एएलपी 2024 के एग्जाम के लिए पिछले 8 से 10 सालों में जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं उन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंसों को देखेंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आज कंप्लीट देख लेना। मैं इस वीडियो में आज पूरे 100 क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं, बिल्कुल क्विक रिवीजन, सुपर फास्ट तरीके से। तो इस क्लास को अपने पेपर से पहले जरूर देख कर जाना और अपने पेपर में अच्छे से अच्छे स्कोर करके आना। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। केवल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस रहेंगे और पूरे 100 प्रश्न बहुत ही कम समय में आपको क्विक रिवीजन करा देंगे। शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। इससे पहले आपको बता दें, मैं साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑलरेडी करा चुका हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, करंट अफेयर्स का सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे चैनल में, देखना, या फिर प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है अलग से, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अति मुलायम खनिज टॉल्क यानी सोप स्टोन ये मुख्यतः क्या होता है? बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, अति मुलायम खनिज जो है टाल्क यानी सोप स्टोन, ये मुख्यतः होता क्या है? तो याद रखना, मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। ये क्या होता है? आप बोलोगे सर ये तो मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, मैग्नीशियम सिलिकेट। आगे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी जिसको हम बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, जो कि क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 2CaSO4 विथ H2O। इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं कि CaSO4 विथ हाफ H2O। ठीक है, याद रखना, दोनों ही जिस टाइप से ऑप्शन आपको दे उस टाइप से आपको आंसर करना है। आगे देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? इनमें से सबसे भारी धातु, देखिए वैसे तो सबसे भारी धातु आपका ओस्मियम है, लेकिन इन सभी में से सबसे भारी धातु पूछा है तो यूरेनियम करेक्ट आंसर होगा। यूरेनियम जिसका परमाणु संख्या 92 है, याद रखना। आगे देखते हैं, आज का अगला क्वेश्चन है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वायु में इनमें से कौन सी नोबल गैस है जो नहीं पाई जाती है? तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन ये सभी वायु में पाई जाती है, लेकिन रेडॉन जो है ये वायु में नहीं पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या बताओगे? तो ऑप्शन नंबर डी रेडॉन। आगे देखिए, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक क्या है? तो देखिए, विस्फोटक के रूप में हम नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं। पूछा जा रहा है कि ये है क्या? तो याद रखना, ये एक एस्टर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, एस्टर। अम्ल वर्षा होती है कहाँ से? इनमें से कहाँ से अम्ल वर्षा उत्पन्न होती है? अम्ल वर्षा की बात करें तो SO2 प्लस NO2 के प्रदूषण से अम्लीय वर्षा उत्पन्न होती है। और अम्ल वर्षा जो है ना, ये कहाँ से होता है? तो भाई याद रखना, कारखानों से। ऑप्शन नंबर ए कारखाना करेक्ट होगा। अगला है, मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? तो मूत्रालयों के जैसे मूत्रालयों के पास टॉयलेट्स में आप जाते हो, एक तीखी गंध नाक में आती है। वो जो गंध है वो किसके कारण होता है, ये पूछा जा रहा है। देखो करेक्ट आएगा, अमोनिया के कारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, अमोनिया। निम्नलिखित में से कौन एक यशद पुष्प कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। सिंपल सा आंसर आपको याद रखना है, यशद पुष्प जब भी पूछे जिंक ऑक्साइड आपको आंसर करना है, जिंक ऑक्साइड, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी जिंक ऑक्साइड। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? भाई इनमें से कौन सा एक कांच होता है जो पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो याद रखिएगा, क्रुक्स कांच, क्रुक्स ग्लास। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, वह धातु जो एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, इनमें से वो कौन सी धातु है जो एसिड और एल्कली दोनों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालती है? तो देखो करेक्ट आएगा यहाँ भी आपका जिंक। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बने होते हैं किससे? तो देखिए, पॉलीथीन जो होती है ना साथियों, इस पर सरकार बैन लगा चुका है और इसका बहुत ही कम मात्रा में उपयोग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पॉलीथीन कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। इसका कारण ये है कि वो किससे बने होते हैं? तो विशेष प्रकार के पॉलीमर से। ऑप्शन नंबर सी पॉलीमर। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्यों? देखिए करेक्ट आएगा, क्योंकि साथियों तेल में
असंतृप्त वसाएं होती हैं जो कि कम हानिकारक होती हैं, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? आरडीएक्स जो कि विस्फोटक होता है, इसका अन्य नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो आरडीएक्स का अन्य नाम होता है साइक्लोनाइट, याद रखना साइक्लोनाइट। नेक्स्ट है स्वचालित इंजनों में से कौन सा एक हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? स्वचालित इंजनों में इनमें से किसका हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो राइट आएगा एथिलीन ग्लाइकोल का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा एथिलीन ग्लाइकोल। खनिज क्या है? देखिए खनिज की बात की जाए तो खनिज क्या है भाई? तो एक अकार्बनिक ठोस है, ठीक है, अकार्बनिक ठोस। खाने का जो नमक होता है ना वो किससे बनता है? ध्यान से देखिए, खाने का नमक किससे बनता है? तो भाई खाने का नमक बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, ठीक है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। खाने का नमक NaCl ये मजबूत क्षार और मजबूत अम्ल से मिलकर बनता है। अगला पृथ्वी के गर्भ, देखिए पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो पृथ्वी के गर्भ में सबसे ज़्यादा तो एल्युमिनियम पाया जाता है और दूसरा सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है, तो लोहा करेक्ट होगा। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? देखिएगा एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य होता है कि वो न्यूट्रॉन की गति को कम करता है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो फल पकाने के लिए इनमें से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड का, याद रखना। कैल्शियम कार्बाइड पर जब जल डालते हैं ना साथियों, जल, तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है, एसिटिलीन, और आपको पता है कि एसिटिलीन से फल पकाया जाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होता है? भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए इनमें से कौन सा एक वायु प्रदूषक गैस है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, और ये जीवाश्म ईंधन के ज्वलन के स्वरूप उत्पन्न होता है, तो सिंपल सा आंसर करना है सल्फर डाइऑक्साइड। एस्बेस्टस को कारोबारी प्रयोग के लिए अब प्राथमिकता नहीं दी जाती है, क्यों? देखिए एस्बेस्टस को अब प्राथमिकता नहीं दी जाती है क्योंकि जो है ना एस्बेस्टस के प्रयोग से जाती है, इसके प्रदूषण से अब फेफड़ों का कैंसर हो जाता है, याद रखना, इससे फेफड़ों का कैंसर हो जाता है, इसी कारण ऑप्शन नंबर ए। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? देखिएगा तो प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? याद रखिएगा पॉलीथिलीन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा पॉलीथिलीन। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है? तो फिनॉल का उपयोग, देखिए फिनॉल का उपयोग इनमें से किसके निर्माण में होता है? पीवीसी नहीं करना, बेकेलाइट के निर्माण में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा बेकेलाइट। कठोर स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? तो याद रखना 0.5 to 1.5% कार्बन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज है जो कि पाया जाता है? तो साथियों याद रखिए थोरियम पाया जाता है, थोरियम को मोनाजाइट बालू से ही निकाला जाता है ना, तो थोरियम करेक्ट आंसर होगा। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? कैंसर के उपचार के लिए इनमें से कौन सी उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस का प्रयोग किया जाता है? तो रेडॉन, रेडॉन वही नोबल गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, अभी मैंने आपको बताया था। आगे देखो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? हाइड्रोजन बम के बारे में पूछा है, जो कि अनियंत्रित संलयन, याद रखना अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस्बेस्टस किससे बनती है? देखिए अभी मैंने बताया एस्बेस्टस को अब प्राथमिकता नहीं दी जाती है उद्योगों में क्योंकि एस्बेस्टस से फेफड़ों का कैंसर होता है। तो एस्बेस्टस किससे बनते हैं? तो याद रखिए ये कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनते हैं, ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम और मैग्नीशियम। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो भाई स्टोन कैंसर होने का कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ भी करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण नहीं होती है? तो इनमें से कौन सी घटना है भाई? तो तारों का टिमटिमाना, ठीक है, मृग तृष्णा, इंद्रधनुष, इन सभी में प्रकाश का अपवर्तन का गुण होता है। लाल विस्थापन परिक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है किसका? तो देखिए आधुनिक टेलीफोन जो होता है ना ये रेडियो तरंग का उपयोग करता है, ऑप्शन नंबर ए रेडियो तरंग। निम्न में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? देखिए इनमें से कौन सा एक रूपांतरित स्तंभ होता है? तो कालू, आलू, आलू याद रखना, आलू जो है ना एक रूपांतरित स्तंभ है, इसके तने भाग का हम उपयोग करते हैं, ठीक है।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न हार्मोनों में से किसमें आयोडीन पाया जाता है? तो इनमें से कौन सा वो हार्मोन है जिसमें आयोडीन पाया जाता है? तो थायरॉक्सिन में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी थायरॉक्सिन। निम्न में से किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है? तो साथियों इनमें से कौन सा वो विटामिन है जिसको हार्मोन भी माना जाता है? आप बोलोगे सर विटामिन डी को। आगे देखिए, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता क्या कहलाता है? देखिए, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता है उसको परमाणु बोलते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है साथियों? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। करेक्ट आएगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो हेनरी बैकुरल ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। एक मोल में कुल कितने परमाणुओं की संख्या होती है? तो एक मोल में कितने परमाणुओं की संख्या होती है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भाई ऑप्शन नंबर सी 6.023 इंटू 10⁻23। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर 7 होता है। आगे देखो वायु क्या है? तो वायु जो है ना ये गैसों का मिश्रण है ना, तो ऑप्शन नंबर है मिक्सचर ऑफ गैसेस। अगला है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था मोजले ने, हेनरी मोजले ने। आधुनिक आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? परमाणु संख्या पर। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु होता है? जर्मन सिल्वर साथियों किसका मिश्र धातु होता है? देखिए जर्मन सिल्वर जो है ना ये जस्ता, तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्र धातु होता है। इसको जर्मन सिल्वर बोला जाता है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एल्युमिनियम किस अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है? तो एल्युमिनियम का किस अयस्क से निष्कर्षण होता है? बॉक्साइड, इसके अलावा देखिए कोरंडम, इसके अलावा साथियों फेल्सपार, ये सभी एल्युमिनियम का ही अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जल में स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? तो जल में स्थायी कठोरता जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट। जल की कठोरता कैसे दूर किया जाता है? देखिए जल की जो कठोरता है ना साथियों, वो जल में सोडियम कार्बोनेट को डालकर जो है उसको कठोरता को दूर किया जाता है। जल में सोडियम, याद रखना, जल में सोडियम कार्बोनेट को डालकर, ठीक है। आगे देखिए, किसमें कार्बन का प्रतिशत अधिक होता है? इनमें से कार्बन का प्रतिशत सबसे अधिक किसमें होगा? ढलवा लोहा आप बता रहे हो, करेक्ट है, ढलवा लोहा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिए, संश्लेषित रेशा इनमें से कौन सा है? सिंथेटिक फाइबर। तो इनमें से कौन सा एक संश्लेषित रेशा है? देखिए राइट होगा रेयॉन। ऑप्शन नंबर ए। किसी ईंधन के अपस्पष्टरोधी गुण को कौन दर्शाती है? तो किसी भी ईंधन के अपस्पष्टरोधी गुण को कौन दर्शाते हैं? तो ऑक्टेन संख्या, उसका ऑक्टेन नंबर। जल का जमकर बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? तो जल का जमकर बर्फ बन जाना ये कौन सा अभिक्रिया है? आप बोलोगे सर भौतिक परिवर्तन है ना? बिल्कुल आगे बढ़िए, भौतिक परिवर्तन। दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? तो दूध से दही बनना ये भी जो है ना आपका, ये आपका ना दूध से दही का बनना ना, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। आगे देखिए, किसी अभिक्रिया के वेग को सर्वप्रथम प्रभावित करता है सर्वाधिक कौन प्रभावित करता है? तो किसी भी अभिक्रिया के वेग को सर्वाधिक ताप, तो उसका तापमान प्रभावित करता है, याद रखना। कौन सी गैस चूने के जल को दूधिया कर देती है? तो चूने के जल को दूधिया कार्बन डाइऑक्साइड करती है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? तो ऊष्मा और विद्युत दोनों का ही सुचालक इनमें से कौन सा है? आप बोलोगे सर ग्रेफाइट है। निम्न में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? देखिए करेक्ट आएगा गैलियम का। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर की बात की जा रही है, तो ब्लीचिंग पाउडर जो है ना, याद रखना, बुझे चूने पर से क्लोरीन को गुजार कर तैयार किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम आपसे पूछा है, जो कि होता है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए, इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोला जाता है, याद रखना।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो भाई क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? देखिए बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, जो कि क्या होता है? तो ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए कैल्शियम सल्फेट मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे देखिए एल्युमिनियम के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट इसीलिए मिलाया जाता है, किस लिए? तो एल्युमिनियम के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट को क्यों मिलाया जाता है? तो देखिए करेक्ट होगा एल्यूमिना का गलनांक घटाने के लिए। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? देखिएगा बॉक्साइड का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, जो कि है हाइड्रेट एल्यूमिना। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाने जाते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट जो है ना, ये आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है सोडियम कार्बोनेट को? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सोडियम कार्बोनेट की बात की जा रही है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। देखिए सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो Na2CO3 होता है, ठीक है। और इसको आमतौर पर कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। बेकिंग सोडा तो आपका हो गया साथियों, ये खाने वाला सोडा, ये धोने वाला सोडा, धावन सोडा, यानी कास्टिक सोडा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको वॉशिंग सोडा भी बोला जाता है। आगे यहाँ देखिए, यहाँ आपको बेकिंग सोडा लिखा हुआ है, बाय मिस्टेक यहाँ पर सी टाइप हो गया है, इसको नहीं पढ़ना है, कास्टिक सोडा पढ़ना है, या तो धावन सोडा यानी धोने वाला सोडा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है क्यों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है ताकि जो है ना, देखिए खाने वाला सोडा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, जिससे रोटी फूलती है। ऑप्शन नंबर सी। साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है किसका? तो साल्वे प्रक्रम के द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है सोडियम कार्बोनेट्स का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का, ठीक है, रासायनिक सामान्य नाम क्या है? तो भाई देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का नाम आपका क्या है? तो भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? तो देखिए चौथे आवर्त और 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 18 तत्व होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 18 तत्व। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, पहला जो आवर्त होता है इसमें 2 होता है, ठीक है। दूसरे आवर्त में आपका कितना होता है? 8 होता है। तीसरे भी आवर्त में 8 होता है। चौथे में आपका कितना होता है? तो चौथे में 18 होता है। 5वें में भी 18 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 18। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? तो चित्र आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह के जो ऑक्साइड है उसका सामान्य गुणधर्म पूछा है कि क्या होता है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप क्या आंसर करोगे कि सर ये तो बेसिक, देखिए तीसरे में बेसिक यानी बेसिक होता है क्षार, और चौथे में अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, बेसिक और एसिडिक। निम्न में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? तो भाई शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता किसमें होती है? तो नियोन में। ऑप्शन नंबर डी नियोन। अगला, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु है लिथियम, याद रखना, जिसका परमाणु संख्या 3 होता है। अगला, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? तो भाई पोलोनियम की खोज किसने की थी साथियों? तो मैरी क्यूरी ने की थी, है ना। आगे देखिए, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो शून्य समूह में जो रखे गए तत्व हैं उसको निष्क्रिय तत्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी निष्क्रिय तत्व। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्का धातु किसको कहा जाता है? तो भाई किस समूह में? तो समूह 1 के, याद रखना, समूह 1 के बी वाले में, 1 का बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो यह मोजले ने प्रतिपादित किया था। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है किस पर? तो आवर्त सारणी का लंबा रूप जो है ये परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? आप बोलोगे सर 7 है, याद रखना 7 आवर्त है ना। और वर्गों की संख्या पूछे तो 18 वर्ग है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो राइट आंसर होगा परमाणु द्रव्यमान। आगे देखिए, नेक्स्ट है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो करेक्ट आएगा न्यूलैंड्स ने।
अगला, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो डोबे रेनर ने, याद रखना। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक गैस। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रॉकेट या नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? देखिए, नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का। अगला है, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो भाई देखिए, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? याद रखिएगा, हाइड्रोजन। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो कोयला, पेट्रोलियम, जल गैस, ये तीनों जीवाश्म ईंधन है, नाइट्रोजन जीवाश्म ईंधन नहीं है। साधारण अग्निशमक देखिए, साधारण अग्निशमन यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड निम्नांकित के प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है। यानी सामान्यतः जो आग बुझाने वाली मशीन होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस किससे अभिक्रिया करके उत्पन्न होता है? तो याद रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट एवं तनुगंधक अम्ल से अभिक्रिया करके। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है? तो निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी। दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो भाई याद रखिएगा, इसको द्रुत दहन कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? आप बोलोगे सर इसको तो प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो करेक्ट आएगा ईंधन, फ्यूल। क्लोरीन गैस बनाने की विधि डीकन में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन गैस बनाने की विधि डीकन में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो क्यूप्रिक क्लोराइड का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग होता है? साथियों, क्लास के बीच में कभी भी आपको नहीं बोलते हैं कि साथियों लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो आप लोग प्लीज़ अपने मन से जो है ना, अगर आपको क्लास पसंद आए, अगर क्लास आपको लग रहा है कि हाँ मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो एक लाइक जरूर करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो प्लेटिनम के चूर्ण का। कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? तो ग्लूकोज को अल्कोहल में कौन परिवर्तित करता है? आप बोलोगे सर जाइमेज, ऑप्शन नंबर ए जाइमेज करेक्ट आंसर है। अगला है, सिस कक्ष उपक्रम में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो देखिए, सिस कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में जो है ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सिस कक्ष प्रक्रम आपसे पूछा है, याद रखिए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बोले तो आप सभी को पता है NO2। अगला क्वेश्चन है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकेल का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी निकेल का। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? तो राइट आंसर होगा आर्सेनिक सल्फाइड, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, आर्सेनिक सल्फाइड। जैविक उत्प्रेरक कौन से होते हैं? तो इनमें से कौन से जैविक उत्प्रेरक हैं? तो एंजाइम जो होता है ना, ये जैविक उत्प्रेरक कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा एंजाइम। अगला, परम ताप का मान कितना होता है? तो -273 डिग्री होता है। सिंपल क्वेश्चन है ये तो। अगला क्वेश्चन है, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? देखिए, आदर्श गैस की जो ऊर्जा होती है वो मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। अगला, कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से क्या होती है? आप बोलोगे सर ये हवा से भारी होती है। आगे देखिए, दिए गए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब का मान नियत रहता है। यह निष्कर्ष नियम से किससे निकलता है? तो याद रखिएगा, यहाँ करेक्ट आंसर होगा बॉयल के नियम से, ऑप्शन नंबर बी बॉयल का नियम यह कहता है। नेक्स्ट है, याद रखिए, गैसों के मिश्रण नियम का उपयोग जो है ना, वो समस्थानिकों को अलग करने में किया जाता है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था ये, मैंने बहुत ही कम समय में केवल 24 मिनट में जो है ना, लगभग आपको पूरे 100 क्वेश्चंस करा दिए और सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन कराया। और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आपने खुद पढ़ा है, आपको खुद पता है क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट थे। साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं जो क्लास आपके लिए लेकर आ रहा हूँ ना, सबको देख के जाना है पेपर से पहले। और हाँ, अभी एलपी के बाद जेई का पेपर है, आरपीएफ एसआई का, उसके बाद टेक्नीशियन का, कांस्टेबल का, एनटीपीसी का, सभी के लिए ये सारे क्लास जो करवा रहा हूँ ना, सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखना, केवल एएलपी के लिए ही नहीं,
तो भाई लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।